तो फिर इसमें सबसे पहले तो अपने आंखों के बारे में जान लूं। लेंस होता है ना हम लोग की आंखों में, नेचुरल लेंस। सभी की आंखों में लेंस होता है, नेचुरली होता है वो। और ऐसा कहते हैं कि उसका जो बायोलॉजिकल पार्ट है, मतलब वो लेंस जो हमारे आई में लगा है, वो बाय नेचर कुछ इस तरीके से होता है कि उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट होती है अपने आप। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली फोकल लेंथ एडजस्ट की जाती है। तो बायो में एंटर नहीं कर रहे, बट उसमें सिंपल सा पार्ट ये है कि जो हमारा आई लेंस है, और ये कहते हैं कि अपने आईज में रेटिना नाम की एक चीज होती है, बैक साइड पर रेटिना नाम की चीज, उस रेटिना पर इमेजेस फॉर्म होती है और हमको उसकी सेंसेशंस आती है। और स्पेशल मसल्स होती हैं, वो मसल्स का नाम भी है सिलियरी मसल्स, जो हमारे आई की फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और नॉर्मल आई है, मतलब कि अगर कोई डिफेक्ट ना हो उसके अंदर, तो ऐसा कहा जाता है कि एक मिनिमम डिस्टेंस है जिस पर ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियरली देखा जा सकता है, कॉल्ड एज ए नियर पॉइंट। और ये मिनिमम डिस्टेंस थियोरेटिकली आपसे कहा जाता है कि ये मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और इसको नाम देते हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। राइट यार, ऐसे बोलते हैं कि अपना जो आई है, तो मतलब अगर हमें एक ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है तो वो हमारे आई से कम 25 सेंटीमीटर दूर रहे तो हमें वो क्लियरली दिखता है। अब देखने को तो बिल्कुल आंखों के सामने रख दोगे तो भी दिखेगा, लेकिन ब्लर दिखेगा। साफ दिखने के लिए एक कम से कम डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कैपिटल डी, और इसको नियर पॉइंट बोलते हैं। और आइडियल केसेस में हम कहाँ तक के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं? आइडियल केसेस में मतलब अगर आंखें बिल्कुल सही से काम कर रही है तो आप कितने दूर तक के ऑब्जेक्ट की इमेज को आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो वो कहा जाता है कि हम इनफाइनाइट तक देख सकते हैं। भाई स्टार्स वगैरह को हम देखते हैं या फिर नेकेड आइज, इसका मतलब स्टार्स जो कितने किलोमीटर्स पे हैं उनको भी क्लियरली देखते हो। सो द मैक्सिमम डिस्टेंस जिसकी इमेज हम अपने आई में देख सकते हैं कॉल्ड एज फार पॉइंट, एंड ये आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए। दैट मीन्स कि 25 कैपिटल डी इज बेसिकली 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आइज के केसेस में। अब ये बायो में बताया गया है कि 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस है। मतलब कि ये हुआ कि आप ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर ऑनवर्ड एंड अप टू इन्फिनिटी कहीं पर भी रख लो, हमारी आई इस तरीके से एडजस्ट होती है कि उसकी इमेज रेटिना पर बनेगी। और नॉर्मली रेटिना जो होती है वो आई लेंस से, ये एक जनरल नॉलेज की बात है, ये अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर पीछे होती है। मतलब आपकी जो आई बॉल्स होती है वो लगभग 2 सेंटीमीटर का डायमीटर है। अब आप ये बताओ कि ऑब्जेक्ट को हम नियर पॉइंट पर रखें, फार पॉइंट पर रखें, उनके बीच में कहीं रख लें, जहां मर्जी ऑब्जेक्ट को रख लें, इन सभी ऑब्जेक्ट की इमेजेस बननी रेटिना पे ही। मतलब हमारा आई लेंस एक इस तरीके का लेंस है जिसके लिए इमेज की पोजीशन फिक्स्ड है। इमेज पोजीशन फिक्स्ड है, चाहे आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ भी रखो, इमेज हमेशा रेटिना पे बनेगी। तो लेंस वाले फॉर्मूले से अगर हम देखें तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो हम लोग कह रहे हैं कि जो लेंस में जो v है, v और u को अगर हम साइन कन्वेंशन के साथ रख लें, u एज पर द साइन कन्वेंशन माइनस में रखेंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। इक्वेशन ये है, बट u का साइन कन्वेंशन लगाने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो मैं u का साइन कन्वेंशन ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर प्लस साइन। 1/v इज फिक्स्ड, चाहे आप u की कोई भी वैल्यू लो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कुछ भी रखोगे, इमेज का डिस्टेंस नहीं चेंज होना, ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जैसे जैसे u को चेंज करेंगे करस्पॉन्डिंगली f भी चेंज होगा फिर हमारा। और इक्वेशन से साफ दिख रहा है आपको कि u जितना कम होगा,
u की मिनिमम वैल्यू जब होगी तो साथ में f की भी मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए। मिनिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंगली आई लेंस की मिनिमम फोकल लेंथ और मैक्सिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंगली आई लेंस की मैक्सिमम फोकल लेंथ। यानी जिस समय ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पर होगा उस समय हमारे आई लेंस का फोकल लेंथ सबसे लो होगा, और जिस समय ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा उस समय हमारे आई लेंस का फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगा। और सबसे लो फोकल लेंथ होने का मतलब ये हुआ कि उस समय आई की जो पावर है वो सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर आई लेंस की पावर सबसे लो है। अब फोकल लेंथ एडजस्ट कैसे होती है भाई? आई लेंस की फोकल लेंथ एडजस्ट होती है इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स को बदल करके, और रेडियस ऑफ कर्वेचर से बदलते हैं इनसे अटैच्ड मसल्स के थ्रू, सिलियरी मसल्स के थ्रू लेंस को थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं, लेंस को पतला कर सकते हैं, ये सब। ठीक है, ये बेसिक बात समझ में आई आपको? यस सर। यस सर। बहुत बेसिक बात है, अपने आई के बारे में थोड़ा जानना चाहिए कि हमारे आंखों में क्या होता है, किस तरीके से काम कर रहे हैं वो। तो आइडियल केसेस में, नॉर्मल आईज के केसेस में ऑब्जेक्ट 25 से लेकर के इनफाइनाइट तक के किसी भी प्लेस पर रखेंगे उसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, और ये सब कुछ होता है इसके फोकल लेंथ के एडजस्टमेंट के थ्रू। अपने आप फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाती है। अब इसमें जो डिफेक्ट्स आते हैं मतलब कि पहले आपको रे डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। नियर पॉइंट पर अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो भी इमेज बनेगी रेटिना पर जाकर के कुछ इस तरीके से, और अगर फार पॉइंट पर रखें मतलब कि इन्फिनिटी पर रखें तो जिस टाइम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो हम ये कहेंगे वहां से रेज पैरेलल आएंगे, या फिर बहुत ज्यादा दूर रखो आप उसको, इन्फिनिटी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा दूर है ऑब्जेक्ट, बहुत ज्यादा दूर है, तो उसकी भी इमेजेस बननी इसी पॉइंट पर ही है। कुछ इस तरीके का रे डायग्राम सब ऐसे ही होगा। अब दो तरीके के डिफेक्ट्स आते हैं जिनके ऊपर जेईई मेंस में क्वेश्चन एक आध बार आ चुका है, नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है उसमें यार, इस बात को समझना ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आएगा तो नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस का प्रॉब्लम आप आराम से रिजॉल्व कर सकते हो। ऑब्जेक्ट जितना नियर होगा हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ उतनी कम होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ज्यादा होनी चाहिए। अब आप बताएंगे नियर साइटेडनेस में क्या डिफेक्ट आता है? आई मीन अगर किसी आईज में नियर साइटेडनेस है, इसको नियर साइटेडनेस का मतलब क्या होता है? किसी को आइडिया है इसमें यार? मायोपिया। हम लोग मायोपिया। नाम नहीं, मतलब होता क्या है उसमें एक्चुअली? नियर साइटेडनेस वाली प्रॉब्लम क्यों आती है किसी को भी? मतलब उस टाइम पर आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। नियर साइटेडनेस अपन का, ये बताओ कि पास की चीजें दिखना बंद हो जाती है कि दूर की चीजें दिखना बंद हो जाती है? सर दूर की। दूर की। नियर साइटेडनेस मतलब नियर साइटेडनेस, साइट मतलब दिखना, नियर का दिखता है दूर का नहीं दिखता। मतलब एक नियर साइटेडनेस का मतलब ये हुआ कि 25 सेंटीमीटर, जिसको हम कैपिटल डी कह रहे हैं, वहां पर तो ऑब्जेक्ट दिखेगा आपको, यहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे दिखेगा, एक सर्टेन डिस्टेंस के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाता है प्रॉपर तरीके से, उसको हम फार पॉइंट कह रहे हैं। मतलब आइडियली जो फार पॉइंट इन्फिनिटी पर होना चाहिए था वो फार पॉइंट इन्फिनिटी पर ना होकर के किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर है। मान लीजिए फार पॉइंट 2 मीटर पे चला गया। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर कहा जाए कि फार पॉइंट इज 2 मीटर तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मीटर से ज्यादा अगर ऑब्जेक्ट पे डिस्टेंस हुआ तो प्रॉपर इमेज नहीं बनेगी। नियर साइटेडनेस का फार पॉइंट 2 मीटर का मतलब ये है कि बियॉन्ड 2 मीटर इमेज नहीं बन पाएगी प्रॉपर। क्यों नहीं बन पाएगी? तो इस थ्योरी में जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था उसमें होना क्या चाहिए था कि 2 मीटर से ज्यादा वाले डिस्टेंस पर आई के फोकल लेंथ को जितना ज्यादा होना चाहिए था, अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये एक्सप्लेन किया है, ज्यादा डिस्टेंस पर फोकल लेंथ ज्यादा चाहिए आपको और कम डिस्टेंस पर कम फोकल लेंथ चाहिए।
2 मीटर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को न दिखने की जो वजह है, वो वजह ये है कि जितनी फोकल लेंथ होनी चाहिए थी, शायद आई का लेंस उतनी फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा थी। आ रही है बात समझ में? यस सर। मतलब हाँ, जितना जितना रिक्वायर्ड फोकल लेंथ होना चाहिए था और वो सिलेरी मसल्स के थ्रू एडजस्ट हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। इन मसल्स में प्रॉब्लम आती है, तभी वह चश्मा लगता है। तो बियॉन्ड फार पॉइंट फोकल लेंथ जो एक्सपेक्टेड था, होना चाहिए था, उससे कम रह जाए अगर, तो इमेज नहीं बनेगी। ठीक है भाई? यस। ठीक, मतलब आप क्या बताओगे, नियर साइटेडनेस में आई लेंस की पावर रिक्वायर्ड पावर से ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है? सोच के बताना। नियर साइटेडनेस की प्रॉब्लम के अंदर हमारे आई लेंस की जो पावर है, वो जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हो जाती है, या जितनी जरूरत होनी चाहिए, जितनी जरूरत है पावर की, उससे कम रह जाती है? ज्यादा हो जाता ज्यादा हो जाती है। ज्यादा हो जाती है, पावर ज्यादा हो जाती है, मतलब जरूरत से ज्यादा पावर आई लेंस में आ चुकी है। तो ऐसे में क्या होगा, जरूरत से ज्यादा पावर अगर आई लेंस में आ गई तो प्रॉब्लम क्या होती है उसमें? देखिए, मान लीजिए फार पॉइंट से आगे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है और लेंस की पावर जरूरत से ज्यादा है। जरूरत से ज्यादा पावर होने का मतलब ये बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। आइडियल केस में होना ये चाहिए था कि ये रे कन्वर्ज करके रेटिना पे जानी चाहिए थी। अगर इसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो जाएगी तो ये और ज्यादा कन्वर्ज करके रेटिना से पहले आ जाएगा, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाएगी, और इसको हमारा ब्रेन सेंस नहीं कर पाता। ये वो डिफेक्ट है जिस डिफेक्ट को हमें ओवरकम करना है ताकि ये प्रॉपर रेक्टिफाई हो पाए। ये प्रॉब्लम है नियर साइटेडनेस की। पावर ऑफ लेंस इज मोर देन व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो हमें इसका मतलब कुछ ऐसा करना होगा कि लेंस के पावर को कम कर दे। जरूरत से ज्यादा पावर हो गई तो उसको कम करना पड़ेगा। और हमारे आई लेंस में नेचुरली कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव पावर के लेंस होते हैं। नेचुरली हमारे आई का जो लेंस है वो पॉजिटिव पावर का लेंस है। अब अगर उसको हमें कम करना है तो इसका मतलब इसके साथ हमें किस तरीके का लेंस यूज करना पड़ेगा? डाइवर्जेंट। मतलब नेगेटिव पावर का। तो इसीलिए नियर साइटेडनेस में हम एक नेगेटिव पावर की लेंस लगाते हैं। जिनको भी दूर के दिखने की प्रॉब्लम होती है उनके चश्मे की पावर हमेशा नेगेटिव है। यानी कि हम क्या करते हैं, इस आई लेंस के जस्ट पहले अपने अपने कॉन्टेक्ट लेंस मान लीजिए, ये चश्मे का जो लेंस है, एक ऐसा लेंस रख दो आप जिसमें नेगेटिव पावर होती हो। एडिशनल लेंस, आई लेंस के साथ एक और लेंस ऐड कर दो नेगेटिव पावर का, तो वो एक्सेस पावर को काउंटर बैलेंस करके प्रॉपर पावर जनरेट कर देगा। और ये जो रे थी, ये अब वहीं पर जाएगी जहां पर इसको जाना चाहिए था, यानी रेटिना पर चली जाएगी। जब आप ये एक्स्ट्रा लेंस पुट कर दोगे तो ये दोनों लेंसेस मिल करके इस रे को रेटिना पर ले जाएंगे और वहां पर इमेज बनना स्टार्ट हो जाती है प्रॉपर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डाइवर्जिंग लेंस हम कितनी पावर का लगाएं? ऑप्टिशियंस के पास हम जाते हैं तो वो हमारी पावर चेक करते हैं, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें कितने कितनी नेगेटिव पावर का लेंस लगाना पड़ेगा? ये बच्चे बताओ, कुछ आइडिया है कि कितने नेगेटिव पावर का लेंस हमें लगाना चाहिए यहाँ पर? सोच के बताइए। देखो, अच्छा, नियर साइटेडनेस में हमारा जो आई लेंस है
फिर से एक बार देखिए, आई लेंस हो गया, उसके पीछे हम रेटिना को नॉर्मल एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां इमेज बननी है। और नियर साइटेडनेस में कुछ दूर तक तो दिखेगा आपको, तो वो जो कुछ दूर तक है, जहां तक आपको क्लियर दिख रहा है, उसको फार पॉइंट का नाम दोगे। जहां तक आप बिना चश्मे के भी देख सकते हो, वो फार पॉइंट मान लेते हैं 2 मीटर। एग्जाम्पल के फॉर्म में 2 मीटर मान लिया कि 2 मीटर तक तो हम वैसे भी देख लेंगे, चश्मा ना लगाएं तो भी दिख जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 मीटर से पहले कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमारे आई लेंस के जो रे डायग्राम्स बनेंगे, उन रे डायग्राम्स के थ्रू इमेज यहाँ पर जाएगी। कुछ ऐसे फोकस के थ्रू जाएंगे, इसके फोकस के थ्रू जाएंगे, फिर ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगे और ले देके हम अपने रेटिना पर एक इमेज बना लेंगे। यहाँ पर इमेज बन जाएगी प्रॉपरली। लेकिन अगर हम उस फार पॉइंट के बियॉन्ड चले जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या थी वहां पर, देखो फिर से। जो हमारा फार पॉइंट है 2 मीटर का, उसके भी आगे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं और चश्मा ना लगाएं, मतलब एक्स्ट्रा लेंस ना लगाएं, चाहे आप चश्मा लगाओ चाहे कॉन्टैक्ट लेंस लगाओ, उसमें क्या होगा बियॉन्ड 2 मीटर में ये तो क्लियर है कि अब साफ साफ नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ब्लर दिखेगा। और ये सब क्यों होगा, देखिए ऑब्जेक्ट से आने वाली रे पहले ही कन्वर्ज कर जाएगी और इमेज रेटिना से पहले बन चुकी है, जिस वजह से प्रॉपरली इमेजेस नहीं दिख रही है, हमारा ब्रेन सेंस नहीं करता। ये डिफेक्ट है, अब आप इस डिफेक्ट को सही करना है। तो यार बताओ, अगर हम यहीं पर एक काम करें, मान लो ये आई लेंस फिर से रेटिना वाला केस हो गया, फिर यही ऑब्जेक्ट रखते हैं, सब कुछ एज इट इज रखो, लॉजिक पकड़ लीजिएगा तो याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा, भूलोगे नहीं। अगर हम अपने आई लेंस के बगल में, जो हमारा आई लेंस है उसके बिल्कुल बगल में हमने एक डाइवर्जिंग लेंस रख दिया, अब रे डायग्राम्स कैसे बनेंगे देखो जरा। ऑब्जेक्ट से आने वाली रे सबसे पहले इस डाइवर्जिंग लेंस के साथ उसका एनकाउंटर होगा और उस एनकाउंटर में वो रे ऊपर की तरफ डाइवर्ज कर जाएगी और उसको बैक साइड पर एक्सटेंड करके कहीं पर इमेज दिखाएंगे। और हम लोगों ने लेंस के थ्योरी में क्या पढ़ा था कि जब दो लेंसेस होते हैं तो पहले लेंस की जो इमेज होती है, फर्स्ट लेंस से जो इमेज बनेगी वो सेकंड वाले लेंस के लिए एज ऑब्जेक्ट काम करेगी, राइट यार। पहले लेंस की जो इमेज बनेगी वही चीज इसके बाद वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यस बाद वाला लेंस आपका नेचुरल आई लेंस है जो आपकी आंखों में लगा हुआ है, और इस लेंस में इतनी कैपेबिलिटी है, इस लेंस में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये 2 मीटर तक के ऑब्जेक्ट्स को आराम से देख सकता है। तो अगर इसके पहले रखा हुआ लेंस कुछ ऐसा कर दे, कुछ ऐसा कर दे कि ये जो इमेज बनाए वो 2 मीटर के अंदर कहीं बना दे, ये रह गई ऑप्टिकल सेंटर से, इन दोनों को बैक साइड एक्सटेंड किया। अगर जो डाइवर्जिंग लेंस है वो एक इमेज बनाए और वो इमेज जो डाइवर्जिंग लेंस से बनेगी वो 2 मीटर से पहले बन जाए कहीं यहाँ पर, क्योंकि यही इमेज अब आगे आपके आई वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो क्या हमारा आई लेंस इसको देख नहीं सकता? क्योंकि ये तो वैसे भी कह रहे हैं ना कि 2 मीटर से पहले अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो, 2 मीटर से कम डिस्टेंस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमारा आई का लेंस एडजस्ट करके उसकी इमेज को रेटिना पर बनाएगा। 2 मीटर के बाद ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो हमें यही यही प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी थी। तो हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा लेंस पुट किया, उस एक्स्ट्रा लेंस से ये कहा कि तुम ऑब्जेक्ट की इमेज 2 मीटर से पहले कहीं बना दो। नाउ ये इमेज ऑब्जेक्ट हो चुका है आई लेंस के लिए, और क्योंकि ये 2 मीटर से कम डिस्टेंस पर है, अब हमारा आई वाला लेंस इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर लेगा और रेटिना पर जाकर के इसकी इमेज बनाएगा।
ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes. यानी कि ये लेंस क्या करेगा, इस रे को कन्वर्ज करेगा, इसको लेके जाएगा आगे और प्रॉपरली रेटिना पर इमेज बना देगा। सो पर्पस ऑफ एक्स्ट्रा लेंस सिंपल सा क्लियर हो गया। पर्पस ऑफ द एक्स्ट्रा लेंस इज टू मेक द फर्स्ट इमेज, पर्पस ऑफ एक्स्ट्रा लेंस इज टू मेक द फर्स्ट इमेज इनसाइड द फार पॉइंट। इनसाइड द फार पॉइंट पहली इमेज बननी चाहिए। इसीलिए पूछो कि अब ये लेंस कितनी फोकल लेंथ का होना चाहिए, कितने पावर का होना चाहिए। तो अब एक बात बताइए, अगर हमारे चश्मे में, अगर हमने जो भी चश्मा लगा रखा है, अगर उस चश्मे से हमको इन्फिनिटी वाली चीजें साफ साफ दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, तो क्या 5 मीटर 10 मीटर वाली चीजें साफ साफ नहीं दिखेंगी? लॉजिकली सोच के देखो। आप, आपको नियर साइटेडनेस है, आपको एक चश्मा दे दिया ऑप्टिशियन ने, उस चश्मे से आप स्टार्स वगैरह को प्रॉपरली देख पाते हो, तो क्या 10 मीटर दूर कोई चीज दिखाई नहीं पड़ेगी? ऑब्वियसली दिखेगी यार। Yes. Yes. यानी कि हम अपना क्रिटिकल केस क्या बनाने जा रहे हैं? हम क्रिटिकल केस क्या बनाने जा रहे हैं? अगर हम एक ऐसा लेंस बना दें, आई के बगल में एक ऐसा लेंस रख दें जो लेंस इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज को दिखा सकती है, तो अगर इस एडिशनल लेंस की लगने के बाद इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट अगर हमें दिख रहा है, तो ये क्लियर है, ऑब्वियस है कि मुझे सभी ऑब्जेक्ट दिखेंगे। तो हम फोर्थ डायग्राम बना रहे हैं। ये लॉजिक बताना, अगर ना समझ आ रहा हो तो लॉजिक कि हमारा जो एक्स्ट्रा लेंस है, हमने उस एक्स्ट्रा लेंस से कहा कि भाई तुम यहाँ लग जाओ। उसने कहा ठीक है, हम लग जाते हैं, और उसको एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि तुम्हें क्या काम करना है। तुम्हें ये काम करना है कि इन्फिनिटी से जो रे आए, जो रे इन्फिनिटी से आए, उसकी इमेज क्रिटिकल केस में उस इन्फिनिटी वाले की इमेज आप फार पॉइंट पर बना दो। यहां पर इमेज बना दीजिए आप इसकी। इमेज बाय दिस डाइवर्जिंग लेंस, उसको डीएल कर रहे हैं, डाइवर्जिंग लेंस डीएल। क्योंकि अब ये पॉइंट हमारे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, और लेंस बिल्कुल कंफर्टेबल है, हमारा आई लेंस कंफर्टेबल है 2 मीटर तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, 2 मीटर तक ये एडजस्ट कर लेगा अपने आप को। तो एक्स्ट्रा लेंस ने इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज इसके फार पॉइंट यानी 2 मीटर पे बना दी। अब वो पॉइंट जो 2 मीटर पे है, ये हमारे आई वाले लेंस का ऑब्जेक्ट है। आई लेंस कंफर्टेबल है एडजस्ट करने के लिए, इसको रेटिना पर इमेज बना देगा उसकी। आई बात समझ में? क्रिटिकल केसेस नहीं है, लिमिटिंग केसेस। Yes. Yes. ठीक। तो डाइवर्जिंग लेंस क्या काम कर रहा है? डाइवर्जिंग लेंस एक काम क्या कर रहा है, यहाँ पर इन्फिनिटी की इमेज कहाँ बना रहा हूँ? इन्फिनिटी वाले की इमेज वो फार पॉइंट पर बना रहा है, जो एज एग्जांपल मैंने 2 मीटर लिया हुआ। यानी ये लेंस इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज को 2 मीटर के डिस्टेंस पर बना रहा है, और कोई भी लेंस इन्फिनिटी की इमेज, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज अपने फोकस पर बना। इसका मतलब ये जो 2 मीटर डिस्टेंस है, ये इसे डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ होना चाहिए। फोकल लेंथ ऑफ दिस डाइवर्जिंग लेंस मस्ट बी 2 मीटर। और अगर 2 मीटर इसकी फोकल लेंथ है, इसका मतलब पावर कितनी है इसकी? यानी कि इसका मतलब ये 0.5 डायोप्टर नेगेटिव पावर की लेंस लगी हुई है। माइनस 0.5 डायोप्टर का लेंस चाहिए हमें, अगर हमारा फार पॉइंट 2 मीटर है तो। अगर हमारा फार पॉइंट 1 मीटर होता, मतलब कि 1 मीटर के बाद ही, 1 मीटर के बियॉन्ड ही कुछ नहीं दिख रहा मुझे, फार पॉइंट 1 मीटर होता, तो हमें 1 मीटर फोकल लेंथ का लेंस चाहिए। उस केस में पावर -1 डायोप्टर आएगी। अगर हमारा फार पॉइंट मान लीजिए 50 सेंटीमीटर है, मतलब हम 50 सेंटीमीटर के बाद साफ साफ नहीं देख पा रहे, तो 50 सेंटीमीटर यानी कि हाफ मीटर, तो उस केस में पावर चाहिए -4 डायोप्टर की। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये आया कि नियर साइटेडनेस में जो एक्स्ट्रा लेंस हमें चाहिए, उसकी पावर होनी चाहिए, उसकी फोकल लेंथ
आई के फार पॉइंट के बराबर हो। जितना फार पॉइंट है इसी फोकल लेंथ का डाइवर्जिंग लेंस चाहिए। बोलो बच्चा, अगर क्लियर हो तो अगला वाला बताएं जल्दी से। यस पूरा ठीक। अब आते हैं फार साइटेडनेस के ऊपर। नियर साइटेडनेस क्लियर, फार साइटेडनेस उसमें प्रॉब्लम क्या थी? फार साइटेडनेस का मतलब ये हो रहा है ये दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। मतलब ये हो सकता है कि एक सर्टेन डिस्टेंस के बियॉन्ड तो सब दिखता है मुझे। मान लीजिए फिर से 2 मीटर का एग्जांपल ले रहे हैं कि 2 मीटर के बियॉन्ड, आफ्टर 2 मीटर जब ऑब्जेक्ट है तो आपका आई इमेज बना सकता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर से पास रख दिया हमने तो इमेज रेटिना पर नहीं बन रही। ये फार साइटेडनेस हुआ, जिसमें नजदीक की चीजें नहीं दिखाई पड़ती। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मीटर हमारा नियर पॉइंट है। हुई आप जो नियर पॉइंट आइडियल केसेस में 25 सेंटीमीटर होना चाहिए था, वो नियर पॉइंट हमारा बढ़ गया है, 2 मीटर हो चुका है। कि अगर हमें साफ साफ देखना है तो 2 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, और फार पॉइंट इन्फिनिटी पे ही है। मतलब बिटवीन द नियर पॉइंट एंड इन्फिनिटी, इस रेंज में आई लेंस इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, आराम से इमेज दिखाएगा। तो अब आप समझो इसका मतलब क्या हो रहा होगा। नजदीक की चीजों में क्या हो रहा होगा, नजदीक की चीजों में हमें पावर कम चाहिए ज्यादा चाहिए, सोच के देखिए। नजदीक की चीजों में लेंस की पावर, नजदीक की चीजों में फोकल लेंथ ऑफ लेंस कम होनी चाहिए, यानी कि पावर ज्यादा होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि इसकी पावर जरूरत से कम रह जाती है। फार साइटेडनेस में जो पावर चाहिए थी उससे कम रह गई। मतलब कि इमेज को बनना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन ये लेंस उतना ज्यादा कन्वर्ज नहीं कर पा रहा रे को। ड्यू टू लो कन्वर्जेंस ये जो इमेज है वो रेटिना के बियॉन्ड जा रही है, बियॉन्ड रेटिना इमेज बनती है। इधर कहीं जाकर के बना देंगे पीछे की तरफ। ये है प्रॉब्लम ऑफ farsightedness. The lens is not able to make the image on the retina. It makes image behind the retina. रे को जितना कन्वर्ज करना था उतना कर नहीं पाए, मतलब पावर इज लेस देन द रिक्वायर्ड पावर। इसका मतलब आप समझो क्या होगा, जितनी पावर थी उससे कम, जितनी पावर की जरूरत थी उससे कम रह गई लेंस। नियर साइटेडनेस में क्या हुआ था, जितना पावर चाहिए था उससे ज्यादा हो गया था, और फार साइटेडनेस में क्या हो रहा है, जितना पावर चाहिए उससे भी कम रह गया। यही दो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जितना पावर चाहिए अगर एग्जैक्टली उतनी पावर आ रही है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तब आएगी जब हमारे लेंस की पावर या तो रिक्वायर्ड पावर से ज्यादा है या फिर रिक्वायर्ड पावर से कम है। जिसमें वो रिक्वायर्ड पावर से ज्यादा है वो आपका नियर साइटेडनेस है, और जिसमें रिक्वायर्ड पावर से कम रह गई उसकी पावर, वो फार साइटेडनेस है। इसका मतलब हमें इसकी पावर को बढ़ाना है। क्या करेंगे, पावर बढ़ाने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? कन्वर्जिंग लेंस, मतलब पॉजिटिव पावर का लेंस, यानी चश्मे की पॉजिटिव पावर होगी। ये तो आप एग्री करोगे ना कि दो ही तो प्रॉब्लम्स हो सकती है ना भाई, या तो पावर ऑफ लेंस जरूरत से कम रह गई या जरूरत से ज्यादा हो गई। इसका मतलब अब हमें एडिशनल लेंस लगाना पड़ेगा पॉजिटिव पावर का, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। चश्मे में पॉजिटिव पावर लगेगी। अब फिर भाई कुछ क्वेश्चन है कि कितना पॉजिटिव पावर लगे चाहिए आपको, कितनी पॉजिटिव पावर का चश्मा लगाए, कितनी पॉजिटिव पावर का कॉन्टैक्ट लेंस लगाए जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए।
तो प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर, पहले वो देखो ना। प्रॉब्लम ये है कि 2 मीटर तक के चीजों को आप नहीं देख पा रहे हो, 2 मीटर के बाद आई लेंस ओके है आराम से, मतलब इस लेंस में इतनी क्षमता है कि वो आराम से इमेज दिखाए आपको। दिक्कत सिर्फ 2 मीटर तक की है। तो हम क्या करेंगे ना, हम इसके बगल में एक एक्स्ट्रा लेंस रख देते हैं, और उस एक्स्ट्रा लेंस के साथ ये कह देते हैं कि भाई तुम कुछ भी करके पहली वाली इमेज 2 मीटर के बियॉन्ड बनाओ, क्योंकि अगर पहले लेंस की पहली इमेज 2 मीटर के बियॉन्ड बन जाती है और जो कि आई वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करना स्टार्ट कर देगी, उसके बाद तो आई लेंस कंफर्टेबल है ही। मतलब क्या होना चाहिए, देखिए आइडियल केस में हमको 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए आइडियल केस में। यानी अगर हम एक ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर रखें, आई वाले लेंस से 25 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखें, तो अगर हमारे आई में कोई डिफेक्ट नहीं होता तो हमें एक्स्ट्रा लेंस की जरूरत नहीं थी, हमें ये आराम से दिखता है। बट क्योंकि डिफेक्ट है इसलिए नहीं दिख रहा हमें। तो इस एक्स्ट्रा लेंस का काम क्या होगा, सुनिए, इस एक्स्ट्रा लेंस का काम ये होगा कि ये कुछ ऐसा करे कि पहले वाली इमेज, आपको रे डायग्राम के साथ साथ से समझा रहे, कुछ ऐसा करे कि जो पहली वाली इमेज है वो 2 मीटर पे बने जाकर। लिमिटिंग केस पे चलो आप, लिमिटिंग केस, फर्स्ट इमेज 2 मीटर के डिस्टेंस पे बन गई। अब यही फर्स्ट इमेज आपकी आई वाले लेंस का ऑब्जेक्ट है, और आई वाला लेंस कंफर्टेबल है 2 मीटर के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। मतलब अगर एडिशनल लेंस लगाने से 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज आई से 2 मीटर के डिस्टेंस पर बन रही है, और ये इमेज आई के लिए ऑब्जेक्ट है, और ये आई इस इमेज को देखने में कंफर्टेबल है, तो इसका मतलब ये होगा कि 25 सेंटीमीटर वाली चीज अब हमको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? यस ऑनेस्टी बता दीजिए। यस सर। ठीक, तो यानी इस एडिशनल लेंस की जरूरत हमको क्या थी, इसकी जरूरत थी 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज को 2 मीटर पे बनाना। ये 2 मीटर में एग्जांपल ले रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर में ये 2 मीटर के लिए पूछ भी सकता है। 25 सेंटीमीटर वाली की इमेज अगर 2 मीटर पे बना दे ये लेंस, तो इसके लिए क्या फोकल लेंथ चाहिए, लेंस वाले फॉर्मूले से आ जाएगा 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस 2 मीटर, यानी कि 200 सेंटीमीटर विथ माइनस साइन, माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, वो भी माइनस साइन, इक्वल टू 1 अपॉन एफ। इससे एफ निकालते कितना आएगा, शायद एफ की वैल्यू 200/7 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है बच्चा, कैलकुलेशन बाय वेरीफाई, एंड दैट मींस कि जो पावर की जरूरत पड़ेगी वो इसका रेसिप्रोकल लेंगे और फोकल लेंथ को मीटर में लेकर के जाएंगे। पहले वो पावर निकालने से पहले फोकल लेंथ मीटर में चाहिए, वो जाएगी 2/7, उसका रेसिप्रोकल करेंगे 7/2, यानी कि प्लस 3.5 डायप्टर का लेंस चाहिए आपको। मूव करें आगे यार। यस दोनों प्रॉब्लम्स को याद रख पाओगे? यस हाँ, फार साइटेडनेस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 और इमेज डिस्टेंस जो भी उसका फार पॉइंट, जो भी उसका नियर पॉइंट क्वेश्चन में दिया जाएगा, वो बोलते हैं कि आई हैज द नियर पॉइंट ऑफ 1.2 मीटर, व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड नाउ। तो 1.2 मीटर अगर नियर पॉइंट है
ये 25 रखेंगे तो यहाँ पर 1.2 मीटर और ये 25 सेंटीमीटर के हिसाब से फोकल लेंथ निकाल लेंगे अपनी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग थोड़े से माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बेसिक फॉर्मूलास के ऊपर। उस पर भी मेंस में क्वेश्चन है एक्चुअली। माइक्रोस्कोप के ऊपर भी क्वेश्चन है और टेलीस्कोप के ऊपर भी। बट उसके पहले देखो एक ये होता है कि हमें कोई चीज बड़ी या छोटी कैसे दिखती है। मतलब क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप अपना पास रखते हो तो बड़ा दिखता है, इसको दूर रखते हैं तो छोटा दिखता है। सेम ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस पर छोटा दिखता है, कम डिस्टेंस पर बड़ा दिखता है। तो जो अब ये थोड़ा सा हमारा ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, सेंस ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हमारा ब्रेन किस तरीके से सेंस करता है कि ये बड़ा ऑब्जेक्ट है कि छोटा ऑब्जेक्ट है। वो होता है उस ऑब्जेक्ट का आपके आई के लेंस पर बनने वाले एंगल पर डिपेंड करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट आपके आई लेंस पर जितना बड़ा एंगल बनाएगा, ब्रेन उसको उतना ही बड़ा सेंस करेगा। I mean, अगर हम ऑब्जेक्ट ले कोई, मान लीजिए एक सर्टेन हाइट एच का, तो ये जो सर्टेन हाइट एच का ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम अपने आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कनेक्ट करें तो ये कुछ एंगल थीटा बन रहा। ये एंगल थीटा अगर बड़ा बनेगा तो हमारा ब्रेन बड़ा ऑब्जेक्ट मानेगा इसको, ये थीटा छोटा बनेगा तो इसी को हमारा ब्रेन छोटा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो लॉजिकल बात नहीं दिख रही है? यही ऑब्जेक्ट, सेम साइज का ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट अगर अपने आई से ज्यादा दूर चला जाए, सेम साइज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ा दो आप, साफ मालूम चल रहा है कि नाउ ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये आपके आई के ऊपर थोड़ा सा कम एंगल बनाएगा, ये एंगल रिड्यूस हो गया। तो दूर जाने पर क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आपके आई के ऊपर कम एंगल बना रहा है, तो हमारा ब्रेन कहेगा कि ये छोटा ऑब्जेक्ट है, जबकि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट का साइज सेम है। इस बात को समझिए, ये परसेप्शन ऑफ ब्रेन है सिर्फ, वही ऑब्जेक्ट है, दूर हो गया खाली। इसका मतलब एक बात बताओ, हम लोग इस दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं, क्या वो सब कुछ रियल चीजें देख रहे हो? बिल्डिंग देख रहे हो, पेड़ देख रहे हो, ग्रीन बोर्ड देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, क्या सब कुछ रियल देख रहे हो या फिर वो हमारा ब्रेन जो उसको परसीव कर रहा है वो देख रहे हो? जो ब्रेन परसीव कर रहा है ना, ये पूरा बायोलॉजी मेडिकल फील्ड में चले जाए, ब्रेन जो भी परसीव करेगा आप उसी को सच मानते हो। हिंदी में कहा भी जाता है कि जो दिखता है वही सच होता है। तो हमें छोटा दिख रहा है, हम कहेंगे छोटा ऑब्जेक्ट है, किसी को बड़ा दिख रहा है उसके लिए बड़ा ऑब्जेक्ट है। सच्चाई क्या है? ऑब्जेक्ट उतने ही साइज का है, एब्सोल्यूट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बदला है, परसेप्शन बदली हमारी, क्योंकि दूर जाने पर वो ऑब्जेक्ट हमारे आई पर कम एंगल बना रहा है, पास आने पर वो ऑब्जेक्ट हमारे आई पर ज्यादा एंगल बना रहा है, तो हम उसको परसीव उसी तरीके से करेंगे। ये गलत फहमी है कि साइज ऑफ इमेज जो है वो डिसाइड करेगा। कई लोग ये भी सोचते हैं कि जो इमेज है उसका साइज क्या है, हम इमेज के साइज को परसीव नहीं करते। मेडिकल फील्ड में हमारा ब्रेन उसको परसीव नहीं करता कि इमेज बड़ी बनी है कि छोटी बनी है, हम परसीव करते हैं ऑब्जेक्ट के बनने वाले एंगल। ये दिमाग में बिठाइए पहले, कंप्लीटली मेडिकल टर्म बात हो रही है। लार्जर थीटा, लार्जर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लेसर थीटा, लेसर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको विजुअल एंगल भी कहा जाता है, इस थीटा को विजुअल एंगल का नाम भी देते हैं। तो जितने भी आप माइक्रोस्कोप हैं या फिर टेलीस्कोप हैं, उनका जो बेसिक पर्पज है वो ये होता है कि वो विजुअल एंगल बढ़ाते हैं। तो विजुअल एंगल बढ़ाएंगे, मतलब विजुअल एंगल बढ़ाने का मतलब ये होता है कि उनका काम ये होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट से आपके आई पर बनने वाला एंगल, ऑब्जेक्ट से हमारे आई पर बनने वाले एंगल को बढ़ाने का काम करते हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। और क्योंकि इनका काम एंगल को बढ़ाने का है, तो इनसे रिलेटेड एक टर्म आएगा, वो कहा जाता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। नॉर्मल लेंसेज में हम लोग पढ़ते थे लीनियर मैग्निफिकेशन, जो साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट था, वो एक अलग मैग्निफिकेशन है, कंप्लीटली डिफरेंट मैग्निफिकेशन है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप भी मैग्नीफाई करते हैं, लेकिन वो किस चीज को मैग्नीफाई करते हैं? वो मैग्नीफाई करते हैं ऑब्जेक्ट से आपके आई पर बनने वाले एंगल को बड़ा करते हो। ठीक है भाई, बेसिक बात समझ में आई कि आपको ये दोनों इंस्ट्रूमेंट का जो बेसिक काम है वो क्या है? रोल ऑफ माइक्रोस्कोप या रोल ऑफ टेलीस्कोप इज टू enhance or to modify, to increase, to amplify angle which is made by the object on the eye. Yes sir. अब देखो इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये बेसिक काम है, इसीलिए पहले बता दें, जो मतलब हम जिस प्रिंसिपल पर काम करने वाले हैं वो प्रिंसिपल ही यही है, एंगल बढ़ाने का काम। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारे आई पर नॉर्मल कंडीशंस में 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, और जब आपने उसको माइक्रोस्कोप लगा के देखा तो वही ऑब्जेक्ट हमारे आई के ऊपर 120 डिग्री एंगल, सॉरी 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब माइक्रोस्कोप लगाने के बाद एंगल डबल हो चुका है, तो हम कहेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन इज 2, और नॉर्मली इसको 2x से डिनोट करते हैं। अगर एंगल 4 गुना हो जाएगा तो 4x कर देते हैं, ये कैमरेज में काफी यूज होते हैं, जूम इन करना जिसको बोलते हो, 2x 4x 6x, इस तरीके से, मतलब कितने टाइम्स आप एंगल बढ़ा देते हो, वो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फैक्टर है। और एंगुलर मैग्निफिकेशन को कैपिटल एक्स के सिंबल से डिनोट किया जाता है। किसी भी कैमरे में ये देख सकते, आपको पता होगा कि सब में ये फीचर्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से। तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, ये सिंपल नाम से भी सिंपल है, काम से भी सिंपल है। सिंपल माइक्रोस्कोप इट इज जस्ट कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल सा एक मैग्नीफाइंग ग्लास, रीडिंग ग्लास भी कहते हैं इसको। एस्ट्रोलॉजर्स यूज करते हैं इसको हाथ वाथ से देखने के लिए ना, वो ऐसे लेंस लगा करके देखते बड़ा करते हैं इसको। एंड इट इज सिंपली अ कन्वर्जिंग लेंस, और कुछ नहीं। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब एक कन्वर्जिंग लेंस। चीजों को कैसे याद रखना होता है, देखिए, रीडिंग ग्लास है, मतलब इसको यूज किया जाता है रीड करने के लिए। जैसे मान लो न्यूज़पेपर में एज बढ़ने के साथ साथ भाई फॉन्ट साइज हमें छोटा हो जाता है, या नॉर्मल किसी बुक का फॉन्ट साइज बहुत ज्यादा छोटा है, अब उसको रीड कैसे करोगे आप? तो उसको रीड करने के लिए एक लेंस आता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, वो लगा लीजिए, अपने आप बड़ा बड़ा दिखता है। आप इसको इसके थ्रू क्या समझ रहे हो? वो मैग्नीफाइंग ग्लास रियल इमेज बना रहा है या वर्चुअल इमेज बना रहा है वहां पर? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल, क्योंकि आप देख रहे हो ना, उसको रीड कर रहे हो, मतलब अपनी आई से कोई चीज दिख रहे हो, तो वर्चुअल इमेज ही होगी, रियल इमेज तो बन नहीं सकते। रियल इमेजेस के लिए हमको स्क्रीन चाहिए होती है। तो और एक कन्वर्जिंग लेंस कौन सी कंडीशन में वर्चुअल इमेज बना सकता है? कोई कन्वर्जिंग लेंस वर्चुअल इमेज कब बना सकता है? फोकस के अंदर ही रखा हो ऑब्जेक्ट। हाँ, ये याद करिए, पिछली बार शॉर्ट नोट्स बनवा के दिखाया था भाई। कन्वर्जिंग लेंस में सिर्फ एक ही वो केस होता है जहां पर वो बड़ी वो वर्चुअल इमेज बना, लेंस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। यानी अगर आप एक कन्वर्जिंग लेंस लेकर के आइए और ऑब्जेक्ट को बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस प्लेस करो, काम हो गया। ये लेंस इसकी वर्चुअल इमेज बनाएगा। अब सुनिए क्या होता है, पूरी कहानी देखो क्या होती है। माइक्रोस्कोप है तो ऑब्वियस ये बात है, माइक्रो वर्ड मतलब बहुत छोटी चीज होगी, तभी माइक्रो वर्ड लिख रहे हो। माइक्रोस्कोप का काम क्या है? तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल ह्यूमन आई, नॉर्मल आई अगर है कोई,
और कोई बहुत छोटी चीज है, बहुत ज्यादा छोटी, तो क्या उसको आप 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रख के देख पाओगे? अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर, क्या दिखाई पड़ेगा वो? नो सर। दिखेगा ही नहीं। डस्ट पार्टिकल देखना मेरे को, डस्ट पार्टिकल आपको दिखेगा ही नहीं। तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या, यानी कि, और 5 का एग्जांपल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि नॉर्मली हमारे आई से हम ये कह रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर से अंदर तो वैसे भी नहीं दिखता आपको, पर लेस देन 25 सेंटीमीटर पर तो चीजें वैसे भी साफ नहीं दिखती, चाहे बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट देखोगे तो भी नहीं दिखेगा। मैं इस चौक को अगर अपनी आंख के बिल्कुल सामने लेकर के आऊं तो धुंधला धुंधला सा दिखता है सब। वो बड़ा बड़ा चौक है, ये साइज इसका अच्छा खासा है। तो होता क्या है कि जब आपने एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट लिया और उसको 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे लिया, तो ये ऑब्जेक्ट आपके आई पर कोई एंगल बना रहा होगा, थीटा मान लीजिए। एट द मैक्स आप इसको 25 सेंटीमीटर पर रख लीजिए। क्योंकि बायो कहती है कि भैया 25 सेंटीमीटर पर रखो, उससे कम पे नहीं। 25 सेंटीमीटर पर हमने एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट रखा और उस ऑब्जेक्ट ने हमारी आई के ऊपर एक एंगल बना दिया थीटा नॉट का। इससे कम रखेंगे तो साफ नहीं दिखेगा, तो हमें, हमारी मजबूरी है कि 25 सेंटीमीटर पे हमको ऑब्जेक्ट रखना था, उसने एक थीटा नॉट एंगल बनाया। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इससे भी ज्यादा डिस्टेंस पे रखूंगा तो ये एंगल और छोटा हो जाएगा, यानी कि थीटा नॉट आप कह सकते हो लार्जेस्ट पॉसिबल एंगल है, लार्जेस्ट पॉसिबल एंगल बाय ऑब्जेक्ट। इससे बड़ा एंगल नहीं बन सकता। आप कह सकते हो कि बन सकता है भाई, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, इसको हम 25 से कम पे कर दें, लेकिन 25 से कम करने पर ये आई कंफर्टेबल नहीं होती। 25 से ज्यादा करोगे तो एंगल छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एंगल है जो ऑब्जेक्ट बना रहा है अभी। बावजूद इसके ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा है कि हमको दिख नहीं रहा, तो हमने क्या किया, अपने आई के जस्ट पहले, आई लेंस के जस्ट पहले एक और लेंस लगाया जिसको हम माइक्रोस्कोप का नाम दे रहे हैं। हमने क्या किया, अपने आई लेंस के पहले एक माइक्रोस्कोप यूज किया, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप लगाने के बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को लेस देन 25 पर भी रख सकते हैं, क्योंकि आई लेंस की प्रॉब्लम है ना कि 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर साफ नहीं दिखेगा। ये तो मार्केट से खरीदा गया लेंस है, इसकी तो प्रॉब्लम नहीं है कोई, इसके लिए तो आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रख लो। तो हमने एक ऑब्जेक्ट रखा यू डिस्टेंस पे मान लीजिए, और इस लेंस ने क्या था, और इस तरीके से रखा ऑब्जेक्ट को कि ये इस लेंस के फोकस के अंदर हो, इनसाइड फोकस हो। इस लेंस के फोकस के अंदर हमने रखा है ऑब्जेक्ट को। तो रे डायग्राम्स कैसे बनेंगे, ये ऐसे गया रे, इधर की तरफ जाएंगे, एक इसकी ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगे, और इन रेज को अगर हम आगे डॉटेड फॉर्म में दिखाएं तो बैक साइड एक्सटेंड करेंगे, बैक साइड एक्सटेंड करने के बाद ऐसे करके यहां पर एक फर्स्ट इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। एंड ऑब्वियसली ये इमेज 25 सेंटीमीटर के आगे बननी चाहिए, क्योंकि फिर वही थ्योरी, पहले लेंस ने जो इमेज बना दी है यही इमेज अब आपके आई के लिए ऑब्जेक्ट है, और आई के लिए जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो 25 सेंटीमीटर के आगे जाना चाहिए। तो नाउ इस आई के लिए ऑब्जेक्ट किसको माने, ए बी को या फिर ए डैश बी डैश को? चलिए बताएं, इस आई के लिए, आई के फॉर दिस आई ऑब्जेक्ट ए बी कंसिडर होगा या ए डैश बी डैश कंसिडर होगा? ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश।
और ये ए डैश बी डैश इस आई पर जो एंगल बना रहा है वो एंगल थीटा मान लो। A dash B dash which is the image by microscope but that is object for the eye. So eye के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो जितना एंगल बना रहा है इसी एंगल के हिसाब से हम उसका साइज परसीव करेंगे। और जब माइक्रोस्कोप नहीं था तो हमारा थीटा नॉट एंगल बन रहा था, और जब माइक्रोस्कोप है तो थीटा एंगल बन रहा है। तो एंगल इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्कोप थीटा अपॉन एंगल इन एब्सेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप थीटा नॉट, यही चीज डिफाइंड है इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इसको। एंगुलर मैग्निफिकेशन रेशियो ऑफ टू एंगल्स है। कौन कौन से एंगल्स? न्यूमरेटर में एंगल वो है जो माइक्रोस्कोप के प्रेजेंस में बन रहा, और डिनोमिनेटर में वो एंगल है जो माइक्रोस्कोप की एब्सेंस में बन रहा। और माइक्रोस्कोप की एब्सेंस में सबसे बड़ा एंगल ये, लार्जेस्ट एंगल इन द एब्सेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, वो थीटा नॉट बनेगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन, कैपिटल एम। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है, कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं। थीटा बाई थीटा नॉट इसकी डेफिनेशन है। अब थीटा कितना है? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है, तो थीटा आप चाहो तो इसको अगर मैं ओ नाम दूं तो थीटा हम चाहें तो ट्रायंगल ए बी ओ से भी निकाल सकते हैं, ए डैश बी डैश ओ से भी निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। और अगर हम पैरा एक्सियल वाला अप्रोक्सीमेशन अभी लगाएं तो थीटा का वो हम टेन थीटा भी मान सकते हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन थीटा और टेन थीटा को सेम मान सकते हैं। तो थीटा विच इज सेम एज टेन थीटा एंड टेन थीटा इज ए बी अपॉन दिस डिस्टेंस जो कि यू लिख रहे हैं, तो हम थीटा को लिख लेंगे ए बी बाई यू डिवाइडेड बाय थीटा नॉट, ये एंगल विच इज ए बी अपॉन ये डिस्टेंस जो कि 25 सेंटीमीटर है, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल डी। नाउ एंगुलर मैग्निफिकेशन इज डी अपॉन यू, ये जनरलाइज फॉर्मूला होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप की एंगुलर मैग्निफिकेशन का जनरलाइज फॉर्मूला कैपिटल डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर अपॉन यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो माइक्रोस्कोप के फोकल लेंथ से कम होना चाहिए। जनरलाइज फॉर्मूला क्लियर है? आप आराम से बोलना, कोई वो जबरदस्ती वाली बात नहीं है। नहीं समझ आया वो तो फिर पूछो, नहीं तो प्रॉब्लम देखो सिर्फ मेरा एक है, हमेशा हर एक क्लास में सिर्फ कंसर्न मेरा एक होता है, हमें चीजें याद कैसे रह सकती हैं वो, और याद रखने का एक सिंपल तरीका है समझना। रट करके तो कोई भी चीज आप याद नहीं कर पाओगे लंबे समय तक। सर मैग्निफिकेशन थीटा अपॉन थीटा को कैसे रखा है, बता दीजिए। ये डेफिनेशन रखा नहीं है, ये डेफिनेशन दी गई है हमें। ये मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन ही ये कही गई है कि वी डिफाइन द, देखिए डेफिनेशन और लॉ में फर्क है। डेफिनेशन का मतलब हम इसी तरीके से इसको आगे पढ़ेंगे, हम इसको डिफाइन ही ऐसे कर रहे हैं, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्कोप एंड व्हाट वाज द एंगल विदाउट माइक्रोस्कोप, इनका रेशियो हम डिफाइन कर रहे हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। मतलब ये कोई लॉजिकल पार्ट नहीं है यार, ये कुछ वैसा ही है कि स्पीड, स्पीड कैसे डिफाइन है आप समझो पहले डेफिनेशन। स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है ना स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। अब अगर मैं पूछूं कि ये आया कहां से, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों होता है? कोई आंसर, किसी के पास आंसर नहीं है इसका? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं हो सकता? तो ये सब क्या होता है ना, एक्चुअल में फिजिक्स में डेफिनेशन दी गई है कि हमें और आपको अगर कुछ कम्युनिकेशन कर रही है तो हम कुछ डेफिनेशंस बना के चलते हैं। तो ऐसे ही हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन की एक डेफिनेशन बना दी कि इस चीज को हम मैग्निफिकेशन कह देंगे। नहीं क्लियर हुआ तो फिर से बताएं और कुछ दूसरे तरीके से समझें।
Yes, sir, clear हुआ। जितने भी देखो बुक्स में जहां जहां लिखा हो ना डेफिनेशन, उसको मतलब होता है आप एज इट इज एक्सेप्ट करें उसको, उसके रीजनिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, जहां कोई लॉ है, कोई थ्योरम है, वो समझना होता है। चले कर आगे बढ़े यार इसमें। दिस इज जनरलाइज फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन, दिस इज डी डिवाइडेड बाई यू। जनरलाइज फॉर्मूला मतलब मान लीजिए अगर हमने ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पर रखा, सपोज दैट ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोप से 5 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो दैट मींस कि एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी 25/5, 5 आ जाएगी, 5x कहेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन इज 5x। अब हमसे पूछा यह जाता है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन की लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है और लोवेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिए, एक हमारी जो कंस्ट्रेंट चली आ रही है, एक मजबूरी जो ये चली आ रही है कि आई 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 ये कह रही है हमसे, आई लेंस ये कहता है कि भैया 25 सेंटीमीटर के आगे ही बनाना ऑब्जेक्ट, क्योंकि 25 से पहले मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा अपने फोकल लेंथ को। ये आई का प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम के लिए हम किसी को बोल तो सकते हैं नहीं भाई, जैसा नेचर ने हम लोग को बनाया है। तो इस आई वाले लेंस ने माइक्रोस्कोप से ये कहा हुआ है कि तुम इस ऑब्जेक्ट की इमेज जहां भी बनाओ, लेकिन हमसे 25 सेंटीमीटर से दूर रखना है इसको, क्योंकि आई का इस माइक्रोस्कोप को मैसेज है कि तुम जो इमेज बनाओगे वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट बनने वाला है, तो 25 से पहले मत बना देना उसको। तो माइक्रोस्कोप को क्लियरली ये पता है कि मुझे जो इमेज बनानी है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर के और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी बना सकते हैं। यानी अगर माइक्रोस्कोप से जो इमेज बना है वो वी है मान लो, तो ये वी मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है। मिनिमम 25 सेंटीमीटर, मिनिमम 25 और मैक्सिमम इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अब जरा लेंस वाले इक्वेशन से लेंस इक्वेशन में 1/v -1/-u एज पर साइन कन्वेंशन इज 1/f। इसको सिंप्लीफाई करें, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/u बिकम्स, ये 1/v उधर चला जाएगा, तो -1/v, ये f इंटू v अपॉन v माइनस f, और वहां से हमको एक रिलेशन मिल जाता है दैट u इक्वल टू v माइनस f अपॉन vf। ये रिलेशन आया, जिसको हम v से डिवाइड कर लेते हैं, v से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लेते हैं, 1 माइनस f/v हो जाएगा। अब आप खुद बताओ, अगर हम v की लोवेस्ट वैल्यू रखेंगे, v की लोवेस्ट वैल्यू, तो f अपॉन v लार्जेस्ट हो जाएगा। When v is lowest, f by v is largest, and when the largest value is subtracted, overall lowest value आएगी। यानी v मिनिमम के करस्पॉन्डिंगली u मिनिमम आएगा और v मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंगली u मैक्सिमम आएगा। v मिनिमम के करस्पॉन्डिंग u मिनिमम और u मिनिमम के करस्पॉन्डिंग m मैक्सिमम। इसका मतलब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन u की लोवेस्ट वैल्यू पर आएगा। u की लोवेस्ट वैल्यू तब आएगी जब v की लोवेस्ट वैल्यू रखी जाए, और v की लोवेस्ट वैल्यू 25 सेंटीमीटर से कम नहीं कर सकते, यानी कैपिटल डी से कम नहीं कर सकते इसको। तो 1 माइनस f अपॉन कैपिटल डी डिवाइडेड बाय दिस f। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है, रुको यार।
तो जब पे 1/u इक्वेशन में गलत है। गड़बड़ हो गई है। U is equal to वाली इक्वेशन में गलती। यहाँ शायद गड़बड़ हो गया है ना, सही उल्टा हो तो गया। ऊपर वाले स्टेप में वही मैं कह रहा हूँ। हाँ लग रहा था कुछ गड़बड़ है, तो ये शायद यू जो आएगा, ये तो यू है, 1/u ये यू है, सही है ये? यस सर। यस सर। हाँ यार अपॉन पूरी रीजनिंग पलट गई यार। देखो अच्छा अब फिर से चलते हैं वापस पूरा, तो v कम से कम रखा, v लोवेस्ट, तो ये रेशियो मैक्सिमम, मैक्सिमम रेशियो माइनस के बाद अगर आएगा तो ओवरऑल लोवेस्ट वैल्यू आएगी, और जब ओवरऑल लोवेस्ट वैल्यू आएगी यहां पर तो u मैक्सिमम आ जाएगा, उल्टा हो गया। अब तो ठीक है बोलना भाई, v अगर मिनिमम रखेंगे तो f अपॉन v सबसे ज्यादा हो जाएगा, डिनोमिनेटर सबसे कम हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू फिर सबसे ज्यादा हो जाएगी, v की लोवेस्ट वैल्यू पर u मैक्सिमम आएगा। बताना अगर गलत कर रहे हो तो तब भाई। सही है सर। यस यानी कि v के चलो एक और काम कर लेते हैं, इतना लफड़ा क्यों करें, हमें u को सीधा सीधा f इंटू वी अपॉन v माइनस एफ यहीं ले आते हैं, तो m बराबर d और ये v माइनस एफ ऊपर चला गया, अभी तो ठीक हो, अभी कोई दिक्कत है इसमें, अब तो सिंपल चीज है। यस सर। रखो v की लोवेस्ट वैल्यू रखो, v की लोवेस्ट वैल्यू 25 सेंटीमीटर यानी कैपिटल डी, तो यहाँ कैपिटल डी रखने से क्या आंसर आएगा देखिए, तो v की लोवेस्ट वैल्यू कैपिटल डी रखो, यहाँ पर भी कैपिटल डी रखो, मतलब कैपिटल डी माइनस एफ, कैपिटल डी इंटू एफ, और एक कैपिटल डी यहाँ पर है, तो जब पूरा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा d माइनस f डी डी बाई एफ माइनस 1 ये बनेगा। यस सर। और v की मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, v की मैक्सिमम वैल्यू, ये इमेज इनफाइनाइट का बना सकते हो, यस सर। तो v अगर हम इन्फिनिटी रख देंगे तो वो यहाँ से देखो, जब आप v को इनफाइनाइट कर देंगे तो v इनफाइनाइट, तो ये पूरा फैक्टर 0 यानी u बराबर f, और जब u बराबर f कर देंगे u इक्वल टू f, तो कैपिटल M d बाई एफ आ जाएगा, तो ऑब्वियसली d बाई एफ माइनस 1 इज द मिनिमम वैल्यू एंड d बाई एफ इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब ठीक है, अभी कोई डाउट है? देखो वैसा तुम लोग को थोड़ा सा कॉपरेशन चाहिए यार, वरना वन साइडेड ना हम लोग भी कैसे समझ पाए कि भाई यस नो करते रहते हो तो हम लोग को बिल्कुल सही रहता है। तो यही क्वेश्चंस आते हैं, देखिए 2-3 ही क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर, एक तो ये तीन रिलेशन पे क्वेश्चन बनेंगे, एक इसके ऊपर बहुत आसान क्वेश्चन है और एक इसके ऊपर, मतलब वो भी सिंपल सा बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, दैट अ माइक्रोस्कोप इज ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, a microscope of focal length 5 centimeter, so that means 25 by 5 minus 1 यानी कि मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन 4 आएगी एंड 25 by 5 मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन 5 आ जाएगी।
मतलब 4 और 5 के बीच का एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा। इतने ही क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, 2 रह गए और नाम से ही क्लियर है, कंपाउंड। जैसे इंटरेस्ट होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बताएं। ये पता है आपको कि मतलब कोई अमाउंट आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया है और सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर, और दूसरी जगह 5 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? बता पाएंगे? कंपाउंड 5 साल तक इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब पहले साल में जो इंटरेस्ट आया आपको मिला, नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। यस सर। और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हर साल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो सिर्फ आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलेगा। तो जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलने लगे, कंपाउंडिंग हो गई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर मैग्निफिकेशन के ऊपर मैग्निफिकेशन हो जाए, पहले मैग्निफिकेशन के बाद एक और मैग्निफिकेशन हो जाए, उस मैग्निफिकेशन के ऊपर मैग्निफिकेशन हो जाए, तो कंपाउंडिंग हो गई। यही इसका प्रिंसिपल है, डबल मैग्निफिकेशन। अब इसमें 2 लेंसेस लगाते हो, इसमें 2 लेंसेस यूज करते हैं। एक को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और एक को बोलते हैं आईपीस। ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्ट को फेस करेगा, और आई पीस का मतलब जिसके बगल में हमारी आई होगी। मतलब आई पीस के जस्ट पीछे आपके ह्यूमन आई है, इसके जस्ट पीछे आपकी हमारी अपनी आईज है, मान लीजिए। कुल मिला के 3 लेंस है यहाँ पर, देखा जाए ध्यान से तो 3 लेंस है। 2 लेंस माइक्रोस्कोप में और 1 लेंस जो हमारे आंखों में लगा हुआ है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? जब हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, मान लो ए बी, यानी कंपाउंडिंग होनी है, मैग्निफिकेशन की कंपाउंडिंग होनी है। तो पहला वाला जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका काम होता है लीनियर काम करता है। ये इस ऑब्जेक्ट की मैग्निफाइड इमेज बनाए। अभी हम यही तक का रे दिखा रहे हैं आपको, आगे का रे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेंस का काम था ऑब्जेक्ट ए बी की रियल, इन्वर्टेड और मैग्निफाइड इमेज। डायग्राम से उसका मैग्निफिकेशन ना दिख रहा हो, बट इसका काम था टू प्रोड्यूस अ लीनियर मैग्निफिकेशन। और आई पीस एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप का काम करेगा। ये एज सिंपल माइक्रोस्कोप काम करता है। और ये टू प्रोड्यूस लीनियर मैग्निफिकेशन, मतलब ये रियल इन्वर्टेड इमेज बनाने का काम करता है। यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप वर्चुअल इमेज बनाता है। पहले लेंस की जो इमेज ए डैश बी डैश है, यही चीज अब अगले वाले लेंस का ऑब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट बन गया ये। और माइक्रोस्कोप के केस में ऑब्जेक्ट हमेशा फोकस के अंदर होता है। ए डैश बी डैश इस आईपीस के फोकस के अंदर है। तो ये आईपीस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज बनाएगा। मतलब ये रेज कन्वर्स तो होंगी, मान लो ऐसे कन्वर्स हुई, ये कुछ ऐसे कन्वर्स हुई,
और इन कन्वर्ज रेस को जब हम पीछे लाते हैं कहीं पर, यहाँ कहीं पर मान लीजिए एक इमेज बन गई, A डबल डैश B डबल डैश कर दीजिए इसको, ये माइक्रोस्कोप वाला काम हो गया। और ये A डबल डैश B डबल डैश जो इमेज बनी है, अब ये इमेज तीसरे लेंस जो कि आई है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि अब रे जो होगी वो आई पे जाएगी। अरे बच्चा ये बात समझ में आ रही है सर? Yes, sir. यस सर। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे बोलेंगे, अगर ये पूरा समझ में आ, देखिए एंगुलर मैग्निफिकेशन इस पूरे डायग्राम में हमारे आई के लिए कौन ऑब्जेक्ट है? तीनों में सब में ऑब्जेक्ट फॉर आई कौन है? A डबल डैश B A डबल डबल A डबल डैश B डबल डैश। तो वो A डबल डैश B डबल डैश आपके आई पर जो एंगल बनाएगा, हमारा ब्रेन उसके हिसाब से उसके साइज को परसीव करेगा। A डबल डैश B डबल डैश इस आई के ऊपर क्या एंगल बना रहा होगा? तो मान लेते हैं कि ये A डबल डैश B डबल डैश इस आई से V डिस्टेंस पर है। एक्चुअली वो इस लेंस से V डिस्टेंस पे होगा, बिकॉज A डबल डैश B डबल डैश आई पीस की इमेज है, तो हम इसको डिनोट करते हैं VE से, इमेज डिस्टेंस ऑफ आई पीस। और हम मानते हैं कि आई पीस और आई एकदम चिपके हुए, तो यही डिस्टेंस हमारे आई से बन गया। तो अगर हम इसको सेपरेटली दिखाना चाहें आपको एक अलग डायग्राम के थ्रू, तो क्या कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही है कि हमारे आई से A डबल डैश B डबल डैश, क्योंकि यही हमारे आई के लिए ऑब्जेक्ट है, A डबल डैश B डबल डैश यही चीज हमारे आई के लिए ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे आई से V डिस्टेंस पर है। तो A डबल डैश B डबल डैश आपके आई पर जो एंगल बना रहा है वो एंगल थीटा मान लीजिए। जिस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाई V। बताओ यहां तक सही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। और डेफिनेशन क्या थी एंगुलर मैग्निफिकेशन की? डेफिनेशन कि माइक्रोस्कोप लगाने के बाद जो आई पर एंगल बन रहा है डिवाइडेड बाय माइक्रोस्कोप से पहले जो एंगल बन रहा था। तो अगर आपको सोचो, अगर हमारा ये माइक्रोस्कोप नहीं होता तो कौन सा चीज ऑब्जेक्ट होता हमारे लिए? अगर माइक्रोस्कोप हमारे सामने नहीं होता तो हम इसमें से किस चीज को आई के लिए ऑब्जेक्ट कहते? A dash B dash. नहीं, माइक्रोस्कोप ही नहीं। माइक्रोस्कोप मतलब ये दोनों लेंस ही नहीं है, AB. ये दोनों लेंस AB. माइक्रोस्कोप का ही पार्ट है। तो सिर्फ ए बी होता ना डायरेक्ट, तो ए बी वुड हैव बीन द ऑब्जेक्ट फॉर आई, और ये ए बी फिर क्या एंगल बना सकता था वहां पर? तो अगर हमारा माइक्रोस्कोप नहीं होता तो ए बी वॉज द ऑब्जेक्ट, और तब हम उस ए बी को कैपिटल डी से कम डिस्टेंस पे तो रखते नहीं, और तब जो एंगल बनता वो एंगल थीटा नॉट है। समझिए, ध्यान से समझिए, बहुत आराम से। बिना माइक्रोस्कोप ए बी वॉज ऑब्जेक्ट जिसका एंगल थीटा नॉट बनता है। विद माइक्रोस्कोप ए डबल डैश बी डबल डैश इज द ऑब्जेक्ट फॉर आई, वो जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है। इन दोनों का रेशियो फाइंड कर लो आप। थीटा नॉट इज ए बी अपॉन डी, रेशियो फाइंड कर लेते दोनों का, वो एंगुलर मैग्निफिकेशन है। और ये रेशियो फाइंड करें तो क्या होगा? अच्छा, इसमें जो जब निकालेंगे थीटा अपॉन थीटा नॉट तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए बी और इनटू डी अपॉन वी।
वो आप भी चेक करना, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ ना, क्योंकि हमको डबल साइड फोकस करना पड़ता है, इधर भी देखना पड़ता है, स्क्रीन पर भी देखना पड़ता है, गलतियां हो जाती हैं कभी कभी। सही है रिलेशन ये? यस ठीक। यस सर। अच्छा, अब एक मैं डिस्क्लेमर, बुक्स में मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन लगा हुआ है। बुक्स में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो हो सकता है जैसे आप न्यूटन फिजिक्स पढ़ते हो या जो भी, माइनस लगा रखा है, तो माइनस का सिग्निफिकेंस एक है। आप देखिए, विदाउट माइक्रोस्कोप जो एंगल बन रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, और विद माइक्रोस्कोप जो एंगल बन रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहा है। एक तरफ एंगल एक्सिस के ऊपर है और एक तरफ एंगल एक्सिस के नीचे। तो अगर हम ये कन्वेंशन लगा दें कि ये पॉजिटिव एंगल है तो ये नेगेटिव एंगल बनेगा। अगर ये कन्वेंशन फॉलो करेंगे तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव साइन का होगा। तो हम इसको क्लियर कर ले रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, साइन में इंटरेस्टेड है नहीं। क्या करेंगे उस माइनस साइन का हम? बट अगर कहीं माइनस आ रहा है तो आप टेंशन मत लेना, माइनस का मतलब सिर्फ इतना सा है दैट द एंगल्स आर ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है जी। अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब इसमें एक पॉइंट और समझाएंगे, एक पॉइंट और जो बहुत बहुत बारीक पॉइंट है। अगर आप आईपीस का देखो तो आईपीस वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। एक अलग डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एक अलग डायग्राम में एक लेंस के वर्चुअल इमेज बनने के तरीके देखो आप। एक लेंस है, वो किसी ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है। रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं इसकी? पैरेलल रे जाती है इधर फोकस के थ्रू, ऑप्टिकल सेंटर से रे जाती है, ये आगे डाइवर्स कर रहे होते हैं, पीछे लेके आते हो, और यहां कहीं पर एक इमेज दिखा देते हो। ये अलग डायग्राम बना रहा हूं। अब आप देखो, जिस टाइम वर्चुअल इमेज बनती है, अगर एक लेंस किसी ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना रहा है तो रे डायग्राम के थ्रू समझिए, क्या ये कहना सही नहीं है कि जितना एंगल उस वर्चुअल इमेज के थ्रू बनेगा उतना ही एंगल ऑब्जेक्ट से भी बनेगा? Yes, sir. यस अगर एक लेंस, हाँ, एक लेंस अगर किसी ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना रहा है तो एंगल मेड बाय दैट वर्चुअल इमेज ऑन द लेंस एंड एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द लेंस सेम एंगल होंगे वो। यही प्रिंसिपल यहां फॉलो हो रहा है। ये आईपीस ए डैश बी डैश की वर्चुअल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बना रहा है। तो जो एंगल ए डबल डैश बी डबल डैश इस लेंस पर बनाएगा वही एंगल ए डैश बी डैश भी इस लेंस पर बनाएगा। बोलो भाई, इधर से इसको कनेक्ट हो पा रहा है, कर पा रहे? यस हाँ। और अगर पूछा जाए कि ए डैश बी डैश इस लेंस पर क्या एंगल बना रहा है, व्हाट इज एंगल बाय ए डैश बी डैश ऑन दिस लेंस, तो उसके लिए ए डैश बी डैश को यहां से मिलाओ। फिर से बोल रहा हूं, ए डैश बी डैश का इस लेंस पर जो एंगल बन रहा उतना ही एंगल ए डबल डैश बी डबल डैश का भी इस लेंस पर बनेगा, जिसको हमने यहाँ थीटा लिखा हुआ है, यानी इस एंगल को थीटा कह सकते हैं। यानी जिस थीटा को हमने ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन वी लिखा था, उसी थीटा को हम और क्या लिख सकते थे? उस थीटा को हम और लिख सकते हैं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस। अब नोटिस करो, ए डैश बी डैश पहले वाले लेंस की इमेज है, तो यही ए डैश बी डैश आईपीस का ऑब्जेक्ट है।
यानी ए डैश बी डैश का आई पीस से जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, उसको यू ई लिखेंगे। तो थीटा को लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन यू ई। यहां तक अपना टाइम लेकर के बताओ, आगे फिर उसके बाद बताएं। Yes, sir. ठीक, तो हमने थीटा को ए डबल डैश अपॉन वी लिखा था, हम चाहें तो उसकी जगह ए डैश बी डैश अपॉन यू ई भी लिख सकते थे। और अगर ये काम कर लें, इंस्टेड ऑफ ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन वी, इफ वी राइट थीटा एज ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, और उसके बाद अगर हम थीटा बाई थीटा नॉट निकालें, तो यहां पर जो रिलेशंस आएंगे देखिए क्या आएंगे। यहाँ ए डैश आएगा, यहाँ बी डैश आएगा, और वी की जगह पर आपके सामने यू, ये आएगा। बस अब आप काफी हद तक आ चुके हैं। फाइनल ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या है? तो ए डैश बी डैश इस लेंस के इमेज का साइज है, और ए बी इस लेंस के ऑब्जेक्ट का साइज है। इमेज साइज अपॉन द ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज बाय द ऑब्जेक्ट साइज, ये तो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया, और ये तो v बाई यू होता है। इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज इज v बाई यू। कौन सा v और कौन सा u? तो ये इमेज है इस लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको डिनोट करते हैं vo से, ये vo, और ये ए भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव का, ये u, ये हो गया फाइनल फॉर्मूला, फाइनल जनरलाइज्ड फॉर्मूला एंगुलर मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड का कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। इसको याद कैसे कर सकते हैं? जरा पीछे पलट के देखो आप, अगर नोट्स बना रहे हो। सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का जनरलाइज फॉर्मूला क्या था? सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का जनरलाइज फॉर्मूला डी बाई यू, डी बाई यू। यस और इसके पहले क्या कहा था ऑप्टिक्स के पुराने लेक्चर्स में, कि जब एक के बाद एक मैग्निफिकेशन हो जाए तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट से आ जाता है। यस Yes, sir. ऐसे याद करो, ऐसे याद करो ना। फर्स्ट लेंस का मैग्निफिकेशन v बाई यू मल्टीप्लाइड बाय सेकंड लेंस का मैग्निफिकेशन d बाई यू। फर्स्ट लेंस लीनियर मैग्निफिकेशन काम देता है, और सेकंड लेंस एंगुलर मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप वाला काम कर रहा है। तो जो माइक्रोस्कोप का काम कर रहा है उसमें माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला, और जो नॉर्मल लेंस का काम कर रहा है उसमें नॉर्मल वाले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, दोनों मल्टीप्लाई करके याद कर सकते हो कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था। भाई जेई के पेपर में डेरिवेशन तो करेंगे नहीं बैठ के। सो आप कैसे मेमोरी में रखना बता दिया आपको। प्रोडक्ट है दोनों मैग्निफिकेशन का, लीनियर एंड एंगुलर। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. एंड लास्ट पॉइंट जिसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉब्लम तो ये होती है क्वेश्चन करने में, फॉर्मूले को समझने में किसी को दिक्कत नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है जब इनके न्यूमेरिकल्स लगाने को आते हैं। ये लेंस और इस लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, और इसका नाम देते हैं ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ एक्चुअली ट्यूब लेंथ इसलिए है कि इन्होंने ट्यूब के अंदर तो ट्यूब की लेंथ है कितना हुआ, देखिए यहां से ए डैश बी डैश तक का डिस्टेंस को लिख रहे हो वीओ, और ए डैश बी डैश से इस लेंस तक का डिस्टेंस है यूई। वीओ और यूई को ऐड करो, ये ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा।
इन सब में सिर्फ मैग्नीट्यूड्स रखने हैं, ये सब मैग्नीट्यूड है, एंड बोथ आर जनरलाइज्ड फॉर्मूलाज, जनरलाइज्ड। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार, हमारे आई के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? A double dash B double B double dash B double dash. ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये आई से कम कितनी दूर होना चाहिए? 25 25 D. 25। यानी कि वीई 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम क्या हो सकता है? ए डबल डैश बी डबल डैश आई से मैक्सिमम कितनी दूर जा सकते हो? इनफाइनाइट चले जाओ। इनफाइनाइट। Yes. यानी वीई की सबसे बड़ी वैल्यू इनफाइनाइट रख दीजिए। तो एक बार फिर अगर हम इस लेंस के लिए एक इक्वेशन लगाएं, अब इसमें क्वेश्चन में बोलते हैं फाइनल इमेज। सुनना, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होती है, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ये क्वेश्चन के पार्ट्स में लिखा होता है, क्वेश्चन के जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? वी इनफाइनाइट है, तो इन्फिनिटी पर कब इमेज बनेगी? जब ऑब्जेक्ट फोकस करो, यानी ए डैश बी डैश आई पीस के फोकस पर है, यानी यूई फोकस के बराबर है, यानी यूई बराबर एफ ई है। तो हम अब यहाँ पर यूई की जगह एफ ई कर लेंगे और यहाँ पर भी यूई की जगह एफ ई कर लेंगे। फिर कहते हैं फाइनल इमेज एट कैपिटल डी। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि वी कैपिटल डी है, वी कैपिटल डी है, कोई बात नहीं। तो हम लेंस की इक्वेशन लगा लेंगे 1 अपॉन कैपिटल डी लेंस इक्वेशन। लेकिन जब लेंस की इक्वेशन लगेगी तो साइन कन्वेंशन जाएगा, -1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूई, उसमें भी माइनस, इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। इससे यूई निकाल लेंगे। निकाल लेंगे ना इससे यूई की वैल्यू, Yes. ठीक, क्योंकि अल्टीमेटली यूई चाहिए आपको यहाँ पर और यहाँ भी यूई चाहिए। और वी नॉट और यू नॉट क्वेश्चन में दिए होते हैं। क्वेश्चन में ये बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव से कितने दूर है। हमें इस लेंस की फोकल लेंथ भी न्यूमेरिकल्स में दी जाती है, हमें ये डिस्टेंस भी दिया जाता है। तो लेंस इक्वेशन लगा करके हम इसका वीओ निकाल सकते हैं। Yes. ठीक है जी। अब जब क्वेश्चन कराएंगे तो और समझ पाओगे, तो अभी तो आज फॉर्मूला डेरिवेशन किया है, और जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज भी कितना टाइम हो गया इसका। इसके बाद जो है वो टेलीस्कोप है, और टेलीस्कोप के बाद आपका एक दो और टॉपिक है। मतलब अब हम गारंटी ले सकते हैं कि भैया अब ऑप्टिक्स में आपका जी मेन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना कर पाया जाए।